नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज क्लास कृष्णा क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, हम प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10वीं की गणित विषय का प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है वास्तविक संख्या है। 1.1 आज हमारा पूरा हो चुका था। हम पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 1.2 के बारे में। उससे पहले हम उसके उदाहरण देखेंगे। हम उदाहरण नंबर 5। बोला है कि जाँच कीजिए n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। तो इसमें क्या बोला है, 4n अंक 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है, मतलब 0 पर समाप्त होता है। तो इस पर देखिए कि इस पर थ्योरी है, आप उतार लेना, मैं समझा देता हूँ केवल कि यदि किसी n के लिए क्या माना है हमने, यदि किसी n के लिए संख्या 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। क्या माना कि यदि किसी n के लिए संख्या 4n अंक यदि शून्य पर समाप्त होता है तो वह 5 से विभाजित होगी। तो 5 से विभाजित होगी कैसे, देखिए कि क्योंकि अगर कोई भी संख्या विभाजित जिस पे लास्ट शून्य होगा वो किससे विभाजित होगी, 5 केवल 5 से विभाजित होगी। देखिए कैसे, क्योंकि 5 ही एक ऐसा अंक है जो हर जिसके पीछे कोई भी अंक के पीछे अगर 0 है तो वह 5 से विभाजित हो जाता है। 5 ही एक अकेली ऐसी संख्या है जिसमें अगर किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 आता है तो किससे विभाजित हो जाता है, 5 से विभाजित हो जाता है। तो इसमें ये क्या है कि अगर कोई भी संख्या जिस पे अंक शून्य पर समाप्त होगा तो वो किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। वो 5 से विभाजित होना चाहिए। यह संभव नहीं है कि 4n को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 बराबर हो जाएगा अपने 4n बराबर हो जाएगा अपने पास 2 की पावर 2n। क्या हो जाएगा, 4n बराबर 2 की पावर 2n होता है। इसी कारण 4n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या क्या है, 2 आई है। 4n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या क्या है, आपके पास 2 आई है। यह संभव नहीं है, आ सकती हैं। गुणनफल में केवल 2 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य नहीं है, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। देखिए इधर कि क्या है अपने पास, यदि किसी n के लिए संख्या 4n 0 पर, यहाँ शून्य लगा देता हूँ मैं, शून्य पर समाप्त होती है, ये शून्य पर समाप्त होती है, तो वह 5 से विभाजित होगी। कैसे, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के पीछे 0 आता है तो वो कन्फर्म है 5 से विभाजित होगी। ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिस संख्या के पीछे अगर 0 आ रहा हो और 5 से विभाजित नहीं हो। देखिए अगर किसी भी संख्या जैसे 2 के पीछे अगर 0 लिखे हम उसको भाग देंगे 5 से तो पूरी बार भाग जाएगा। 1 के पीछे भी 0 लिख के देंगे, 3 के पीछे भी 0 लिख के देंगे तो 5 से विभाजित होगी। मतलब इसका कहने का मतलब है, अगर किसी भी संख्या के अंक के पीछे अगर 0 आ रहा है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, यदि किसी n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त होती है, मतलब ये संख्या क्या बोलना चाहिए, अगर 4 के पीछे अगर 0 होगा तो क्या होगा, मतलब शून्य पर समाप्त होती है। शून्य पर समाप्त हो रही है क्योंकि 4 के बाद क्या है, 0 शून्य पर समाप्त होती है, तो वह 5 से विभाजित होगा। क्योंकि ये 4 अगर पीछे 0 लगाएंगे तो ये 5 से पूरी बार विभाजित होगा। तो हमने क्या किया, 4n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगा। अब देखते हैं हम 4n है, जो 4n है वो क्या 5 से विभाजित हो रहा है। देखिए यहाँ पर कैसे कि 4n के अभाज्य गुणनफल अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए।
4n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर किसी भी संख्या के 4n मतलब शून्य पर समाप्त होगी, अगर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो 5 से विभाजित होगी, तभी हम उसे बोल सकते हैं कि हाँ यह शून्य पर समाप्त होगी। अगर किसी भी संख्या कोई भी संख्या पे 5 का भाग जा रहा है पूरी बार, अगर 5 से विभाजित हो रही है तो हम बोल सकते हैं ये क्या होगी, शून्य पर समाप्त होगी। तो देखते हैं हमने 4n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। मतलब अगर 4 पे हम 4 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 आएगा। अगर इस पर हमारे पास 5 आ जाता है, अभाज्य गुणनखंड 5 आ जाता था, तो हम इसे क्या बोलते हैं कि हाँ यह शून्य पर समाप्त होगी। लेकिन इसको देखते हैं हम कि 4n के अभाज्य गुणनफल में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। तो 4n का अभाज्य गुणनफल क्या होगा अपने पास, 2 की पावर 2 और 2 की पावर n, क्या आ गया 2 की पावर n। 4 का गुणनफल क्या आ गया, 4n का गुणनफल 2 की पावर n है। क्या है यह गुणनफल, गुणनखंड क्या है आपके पास, 4n बराबर 2 की पावर n है। इसी कारण 4n के गुणनफल में केवल 4n के गुणनखंड में केवल 2 का ही अभाज्य संख्या आ रही है। क्या आ रही है, केवल 2 ही अभाज्य संख्या आ रही है। देखिए अगर हमें 0 शून्य पर समाप्त होती तो हमारे पास अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या क्या आती है अपने पास, 5 आती। 2 ही अभाज्य संख्या आ रही हैं। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हमें ये निश्चित कराती है, हमें यह निश्चित कराती है कि 4n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 4n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्या है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4n अंक, जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त हो, 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, 0 पर समाप्त होगी। एक बार फिर बता देता हूँ इस पर क्या करना था। इस पर कुछ नहीं करना था, इस पर करना था कि अंकगणित प्रमेय है अपने पास। जो ये अंकगणित प्रमेय हैं, ये अंकगणित प्रमेय ये कहती हैं कि अगर किसी भी संख्या के अंत पे 0 शून्य आता है, जो संख्या से 0 पर समाप्त होती हैं, 0 पर समाप्त होती हैं, वो संख्या 5 से विभाजित हो गई ही होगी। अगर वो संख्या 5 से विभाजित होती हैं, मतलब उस संख्या पे गुणनखंड का एक अभाज्य संख्या 5 आता है, तो हम उसे क्या बोल देंगे, हाँ यह संख्या 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी। तो हमने क्या देखा कि यदि किसी n के लिए 4n 0 पर समाप्त होती हैं तो वह 5 से विभाजित होगी। क्योंकि हमने पहले देखा कि अगर यह अंकगणित गणित के आधारभूत प्रमेय से हमने देखा है कि अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती हैं तो वह 5 से विभाजित होगी। तो हमने पहले लिख दिया, यदि
किसी n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त होती है तो वह 0 से विभाजित होगी। हमने पहले बोलते अगर 4n शून्य का कोई एक अभाज्य गुणनफल अभाज्य संख्या 5 आता है तो वो क्या होगा, शून्य पर समाप्त होगा। तो हमने क्या देखा, 4n के अभाज्य गुणनफल में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। लिखते हमने 4n के अभाज्य गुणनफल में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। तो हमने गुणनफल किया 4n का, तो क्या आया 2 की पावर n। ठीक है, 4n के गुणनफल में केवल 2 ही अभाज्य संख्या आ रही है। हमें क्या चाहिए था, अगर ये 0 पर समाप्त होती है ये संख्या 4n तो हमें अभाज्य संख्या क्या चाहिए, 5 चाहिए थी। लेकिन हमने जब इसका 4n का अभाज्य किया तो कितना आया, 2 की पावर n। 2 की पावर n आ रहा है तो हमने क्या बोला कि 4n के गुणनफल में केवल 2 ही अभाज्य संख्या आ रही है। जबकि अपने पास ये 0 पर समाप्त करने के लिए क्या आनी चाहिए, 5 भी आना चाहिए। लेकिन अपने पास 5 नहीं आ रहा तो क्या आ रहा है कि 4n के गुणनफल में केवल 2 ही अभाज्य संख्या आ रही हैं। अतः अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हमें ये निश्चित कराती है कि 4n के गुणनफल में 2 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनफल नहीं है। क्योंकि हमने जब 4n का गुणनफल किया तो इसमें क्या है, अभाज्य कोई अतिरिक्त गुणनफल नहीं है, जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब जैसे मान लो इसको 4n की जगह अगर कोई अदर संख्या दे देता, वो हमें 10n दे देता, तो हम क्या करते हैं, इसका गुणनफल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल मान लो इसने 4n दिया है और बोला है कि 0 पर समाप्त होती है। अब ये 4n को हटा के 10n दे देता और बोलता कि 0 पर समाप्त होती है या नहीं होती। तो हम क्या करते हैं भाई, हमें पता है कि अगर 0 पर समाप्त होगी तो उसमें एक अभाज्य गुणनफल कितना होना चाहिए, 5, मतलब उसका 5 का भाग जाना चाहिए उस संख्या पे। तो हमें क्या चेक करना है, पहले 0 पर समाप्त होगी तो कि ये संख्या में एक अभाज्य गुणनफल क्या है, 5 है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। गुणनफल ज्ञात करने का तरीका आपको पता ही है, कितना आएगा, कितना आया 2 × 5, गुणनफल कितना आया 2 × 5। अब हमने क्या देखा कि जो 10 की पावर n है, जो 10 की पावर n है उसका गुणनफल कितना रहा है, 2 × 5। तो हमें क्या याद करना था कि 0 पर समाप्त होती है या नहीं है। तो हमने देखा कि 2 × 5 0 पर समाप्त होती है या नहीं है। इस पर क्या है, अपने पास एक अभाज्य गुणनफल 5। तो अतः ये इसमें एक अभाज्य गुणनफल 5 है तो ये संख्या 0 पर समाप्त होगी, ये संख्या 0 पर समाप्त होगी। इधर देखिए एक एग्जाम्पल फिर ले लीजिए इसका, क्योंकि इसका आगे सवाल आएगा जो आगे है उस पर देखिए आप। इसका पावर आ रहा है, एक ऐसे उदाहरण एक को ले लेंगे, जिसे ले लो आप, हाँ 100 की पावर n ले लो। अब ये बोल रहा है कि 0 पर समाप्त होगी नहीं होती, तो उसको देख, ये तो केवल एग्जाम्पल दिया है, ये इसीलिए दिया कि नहीं होगा, अगर होना होता तो ऐसे एग्जाम्पल देता। अब इस पे देखिए, इसका भी अपन अगर गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा अपने पास 2 × 5 × 10। देख लेते हैं, 2 5 कितना आया। इस पे भी अपने पास एक गुणनफल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये भी क्या होगा, अपने पास 0 पर समाप्त होगा। ये ध्यान रखना आप, अगर किसी भी संख्या पे अभाज्य गुणनफल 5 आता है, एक अभाज्य गुणनफल 5 आता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, यही है उदाहरण नंबर 5। इसमें एक बात याद रखना आप, ये अंकगणित परिमेय आधारभूत परिमेय के अनुसार कि अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका एक गुणनफल कितना होना चाहिए, 5। उसमें से एक गुणनफल कितना होना चाहिए, गुणनफल 5 होना चाहिए। ठीक है, एक अभाज्य गुणनफल कितना होना चाहिए, 5। इसमें हमने देखा इस पर एक भी अभाज्य गुणनफल 5 नहीं है, क्योंकि इस पर अपने पास एक ही अभाज्य गुणनफल आ रहा है, वो आ रहा है 2। अगर इसमें अभाज्य गुणनफल 5 भी आ जाता तो हम इसे क्या बोलते हैं, ये 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम उदाहरण नंबर 6। अब देखेंगे हम उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 देखिए, इस पे ये है, थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेगी, थ्योरी तो देखना ही पड़ेगा आपको। अब देखिए उदाहरण नंबर 6।
आगे देखेंगे हम उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संख्या 6 और 20 के क्या ज्ञात करना है हमें? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। किससे? अभाज्य गुणनफल विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनफल विधि से। अपने पास दो विधि आती है, एक तो आती है न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम, जिसे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। और आती है अपने पास ये गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें एचसीएफ ज्ञात करना है तो कैसे? पहले तो हमें क्या ज्ञात करना है? किससे ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किससे करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, इससे करना है। तो क्या है अपने पास अभाज्य गुणनखंड विधि? देखिए किस 6 और 20 का, तो अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे। इसका आंसर देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है अपने पास? 6 और 20 का करना है। आप चाहो तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। मैं दोनों को अलग अलग करके बता देता हूँ, फिर आगे बताऊँगा एक साथ कैसे होगा। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि आप सभी को आती हैं। इसमें सबसे पहले वह संख्या लेनी है छोटी सी छोटी, जिसपे जी जो 6 पे पूरी बार भाग जा रहा हो। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या लेंगे। सबसे पहले 1 लेंगे। 1 का तो जाता है नॉर्मली, 1 के बाद चलेंगे हम 2। 2 का भाग देंगे 6 पे, जाता है या नहीं जाता? देख लेते हैं। 2 का भाग 6 पे गया 3 बार। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है अपने पास? 2। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। कितनी बार गया? 3 बार। कितनी बार गया? 3 बार। अब कितनी बची अपने पास? 3। अब 3 जो संख्या है, अब 3 पे अपने सबसे छोटी एक ऐसी अभाज्य संख्या देखनी है जिसमें 3 पे पूरी बार भाग जाता हो। तो 3 पे पूरी बार भाग किसका जाएगा? 3 का ही जाएगा। कितनी बार? 1 बार। तो 6 का अभाज्य गुणनफल क्या बना अपने पास? 2 × 3। 6 का अभाज्य गुणनफल क्या बना अपने पास? 2 × 3। इधर चलो 20 पे देखते हैं। अब 20 पे ऐसी संख्या देखनी है, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जिसपे 20 पर पूरी बार भाग जा रहा हो। तो सबसे पहले 2 को लेके देखते हैं। 2 को देखते हैं तो गया 2 का भाग, तो 20 पे दिया तो 2 पे दिया तो 1 बार, और 0 का 0 गया। अब 10 पे देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का गया कितनी बार? 5 बार। अब 5 पे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी? 5 आएगी। तो 5 का भाग 5 पे दिया तो 1 बार। 20 के गुणनफल क्या है अपने पास? 20 क्या है? 2 × 5। 20 के गुणनफल क्या है आपके पास? 2 × 5। हमें अभाज्य गुणनफल विधि से करना था। अभाज्य गुणनफल विधि से करना था। ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया? 2 की पावर 1 × 5, 2 की पावर 2 × 5, 2 की पावर 2 × 5 हो गया। हमें क्या ज्ञात करना था? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम मैंने आपको पहले बताया था कि एचसीएफ वह संख्या जो वह दोनों संख्या जिसपे दोनों संख्या अपने को मिलती हो। तो इसमें एचसीएफ क्या होगा अपने पास? देखिए इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ समझाने के लिए। ये 20 का क्या है अपने पास गुणनफल? 2 × 5। 20 का गुणनफल क्या है अपने पास? 2 × 5। तो एचसीएफ क्या होगा इसका? एचसीएफ होगा इसका, एचसीएफ होगा वह संख्या जो इन दोनों संख्याओं में मिलती जुलती हो। इन दोनों संख्याओं में मिलती हो। तो देखो 2 तो मिल रहा है अपने पास, ठीक है। 2 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। 2 1 है, 5 नहीं मिला। तो इस पर अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि इस दोनों संख्याओं में क्या मिला हुआ है? हमें एक साथ क्या मिला? 2 मिला है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 2। एलसीएम की तरफ चलो। एलसीएम देखेंगे हम। एलसीएम वो संख्या लेंगे जो मिला हुआ है। जो मिला हुआ है क्या मिला हुआ है अपने पास? 2 मिला हुआ है।
2 ले लिया, जो नहीं मिला वो भी लेना है। और क्या नहीं मिल रहा, 3, सॉरी 2 मिल गया, और क्या है छोटी संख्या 2, फिर 3 भी नहीं मिल रहा, फिर 5 भी नहीं मिल रहा। मतलब सबसे बड़ी घात प्लस जो घात अपने पास सिंगल है वो। तो इसका एलसीएम देखो, 2 × 2 4, 3 × 5 15, 2 × 30 × 2 60। एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम कितना है इसका 60। अभाज्य गुणनफल विधि से इसका एलसीएम कितना आया अपने पास 60। कितना आया 60। देख इसको एक बार फिर बता देता हूँ, उसको क्या करना था। अब अभाज्य गुणनफल विधि से हमने क्या ज्ञात करना था, एचसीएम और एलसीएम। हमने 6 और 20 का अभाज्य गुणनफल किया। अभाज्य गुणनफल लगभग सभी को आता है। अभाज्य गुणनफल 6 का करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे जो 6 से विभाजित, जो 6 को विभाजित कर सके। तो सबसे पहले क्या है 2 को 6 से विभाजित किया 3 बार। अब फिर 3 को विभाजित करना है तो 3 से 3 कट गया। तो हमने ऐसे ही दोनों के गुणनफल ज्ञात किए। गुणनफल ज्ञात करने के बाद हमें क्या ज्ञात करना था, एचसीएफ ज्ञात करना था। तो इन दोनों का गुणनफल में जो संख्या हमें सेम मिल रही है वह संख्या हम नीचे उतार लेंगे। हमें क्या मिला, 2 मिल गया, वो हमने 2 उतार लिया। क्या मिल रहा है 2 और 3 नहीं मिल रहा, 5 नहीं मिल रहा। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 2। एचसीएफ क्या हो गया अपने पास 2। वह छोटी से छोटी घात जो अपने पास उपस्थित हो वह क्या होगा अपना एचसीएफ। और वह सबसे बड़ी घात, वह बड़ी से बड़ी घात जो अपने पास यहाँ पर उपस्थित हो। देखो यहाँ पर 1 तो 2 मिला हुआ है हमें, ठीक है 2 मिला हुआ है। और क्या मिला है 2, 3 का 3 और 5 का 5। ये दोनों सेम मिल रहा था, हमने उतार दिया। जो सेम नहीं मिल रहा वो भी उतार देंगे। 3 नहीं मिल रहा, 2 नहीं मिल रहा, 5 नहीं मिल रहा, तो 3 को गुणा करके जब हमने उतारा तो एलसीएम कितना है अपने पास 60। एलसीएम कितना है अपने पास 60। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 देखिए कि अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा, वही अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 96 और 404 का क्या ज्ञात करना है एचसीएफ। किससे करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। और उसके बाद और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात करना है। फिर क्या ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। किससे, गुणनखंड विधि से। हमें क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। और क्या बोला है कि और फिर एलसीएम भी ज्ञात करना है। एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि नहीं दे रखी हमें, गुणनखंड विधि किसके लिए दे रखी है, एचसीएफ के लिए। और हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, एचसीएफ ज्ञात कर लो पहले है। तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे 96 व 404, ठीक है। इनका गुणनफल विधि से एचसीएफ ज्ञात कर लो पहले। देखो गुणनफल विधि से सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपने पास 2 ही आएगी। तो 2 का भाग देखे देखते हैं ज़्यादा है या नहीं ज़्यादा। 2 का भाग 9 पे दिया तो कितनी बार गया, 4 बार। कितना बचा 1 और 8 2 16। फिर 2 का भाग कितनी बार गया 2 और 4। फिर 2 का भाग 2 कितनी बार गया 12 बार। फिर 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा 6 बार। फिर 2 का 2 कितनी बार गया 3 बार। अब 3 पे 2 का भाग नहीं जा रहा, तो अब इससे बड़ी संख्या कौन सी आएगी 3। अब 3 भाग 3 पे देख के देखते हैं कितनी बार गया 1 बार। अपने पास 96 का गुणनफल कितना आया, 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5, 2 × 2 × 2 × 2 × लास्ट में कितना आया 3।
2 बार तो 5 बार तो 2 है और लास्ट में कितना रहा है 3। इधर चलो 4 से 4 का देखते हैं। 2 का देखेंगे कितनी बार गया 2 बार और 2 बार। फिर 2 का 2 की देख लो कितनी बार गया 1 0 1। अब 101 पे देखें वो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जिस पे 101 पे पूरी बार भाग जा रहा हो। है क्या कोई ऐसी संख्या? है क्या कोई ऐसी संख्या? जी नहीं है। तो इस पे कितनी बार किसका भाग देंगे हम? 101 का ही भाग दे लेंगे। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिस पे 101 का भाग चला, मतलब 101 पे जिसका भाग चला जाए। तो हम क्या करेंगे उस पर उसी संख्या का भाग दे लेंगे। अब 101 पे किसी की संख्या का भाग नहीं जा रहा तो हमने क्या किया 101 का ही भाग दे लिया। कितनी बार गया? 1 बार। अब लिख लो 4 से 4 के गुणनफल कितना आ रहा है? 2 इंटू 101। इसको हम है ना ऐसे भी लिख सकते हैं। इस पर क्या है 1 2 3 4 5। 2 कितनी बार आया? 5 बार। तो हम इसे क्या लिख देंगे 2 की पावर 5 और लास्ट में कितना आ रहा है 3। जिसको 2 कितनी बार आया 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 इंटू 101। अब इस पे हमें क्या याद करना था? HCF हमें याद करना था। तो HCF निकालो वह पावर जो सबसे कम हो, वह पावर जो सबसे कम हो। तो इस पे सबसे कम पावर कौन सी है? 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ भी 2 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है। यहाँ पर देखें इस तरीके से देखें तो यहाँ पर अपने पास ही देखिए 1 बार तो ही मिल रहा दोनों संख्याओं में 1 बार ही मिल रहा है। कितनी बार मिला अपने पास? 2। पहले तो 2 मिला, कितनी बार मिला? 2 बार। तो हमने इसकी पावर कितनी लगा दी 2। यहाँ पर देखें तो कम पावर क्या है 2। अगर यहाँ पर देख लो इंटू पे 3 भी आता तो यहाँ पर क्या हो जाता अपने पास इंटू 3 होता। तो यहाँ पर क्या होता अपने पास दोनों में क्या मिलता 3 भी मिलता। तो हम यहाँ पर क्या लगाते 3 भी लगाते, लेकिन अपने पास 3 नहीं मिल रहा तो हमने क्या किया वही संख्या ले ली। अपने पास HCF कितना आया 2 की पावर 2। अब हमें क्या याद करना है LCM। HCF याद कर लिया हमने तो पता HCF बराबर 2 की पावर 2। ठीक है। अब हमें क्या याद करना है LCM। हमने इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? फॉर्मूला पढ़ा था HCF इंटू LCM इंटू बराबर A इंटू B। क्या पढ़ा था हमने? HCF इंटू LCM इंटू A इंटू B। जो A इंटू B है वो हमें जो संख्या दी है वही है A इंटू B। A का मान कितना है आपके पास 96 और B का मान कितना है 404। ठीक है। जो हमें एक दिया हुआ है A और B वह क्या है? ये दोनों संख्या A और B का काम करेगी। हमें क्या याद करना है? LCM याद करना है। क्या दिया हुआ है? A इंटू B हमें दिया है। HCF हमने निकाल लिया, HCF हमने निकाल लिया। अभी देखो हमें LCM याद करना है तो LCM को आगे रहने दो और जो बाकी है उनको पीछे भेज दो। अभी HCF को आप क्या करेंगे पीछे भेजेंगे। गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा HCF। ठीक है। सूत्र बन गया अपने पास LCM बराबर A इंटू B बटा HCF। ठीक है। सूत्र कैसे बिना हमें सूत्र दिया था HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। ठीक है। अपने पास ये सूत्र बन गया। अब मान रखो LCM हमें ज्ञात करना है। याद करो 96 इंटू 400 बटा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का क्या हो जाएगा अपने पास 4। ठीक है। 2 की पावर 2 का क्या हो जाएगा अपने पास 4। तो LCM क्या हो गया अपने पास 4 से ये 404 कटिए कितनी बार 1 चौको 4 101 बार। अब 96 को 101 से गुणा करो भैया। देखो 96 और 101 6 9। ठीक है। ये हो जाएगा 6 और 9 कितना आया 6 9 6 9 कितना आया अपने पास 96 कितना आया 9696। LCM कितना है अपने पास 9696। ठीक है। देखिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ उसको। हमें दिया था कि 96 और 404 HCF ज्ञात करना है किससे अभाज्य गुणनफल विधि से। हमें क्या दिया है और LCM भी ज्ञात करना है। लेकिन LCM पे हमें ये नहीं बोला कि आप HCF
एलसीएम को अभाज्य गुणनफल विधि से ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है, केवल एचसीएफ ज्ञात करना है। किससे? अभाज्य गुणनफल विधि से। तो हमने क्या ज्ञात किया, अभाज्य गुणनफल विधि से एचसीएफ ज्ञात कर लिया। 96 का और 494 का, 404 का है अभाज्य गुणनफल क्या, तो 96 का है अपने पास 2 की पावर 5 इंटू 3 और 404 का है 2 की पावर 4 इंटू 101। ठीक है, 101। तब हमने इनका एचसीएफ निकाला, जो सबसे कम पावर है वही क्या होगा अपना एचसीएफ। सबसे कम पावर क्या है, 2 की पावर 2। तो अपने पास एचसीएफ कितना आया, 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2। एचसीएफ कितना हो गया, 2 की पावर 2 का 4। ठीक है, हमें एलसीएम ज्ञात करना था। तो हमें देखा था कि एचसीएफ, एलसीएम का सूत्र होता है मेरे पास एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है अपने पास ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या है अपने पास, जो ये दो संख्या दी हुई है। तो हमें क्या ज्ञात करना था, एलसीएम ज्ञात करना था। तो इस सूत्र से हमने क्या निकाला, एलसीएम का मान निकाला ए इंटू बी बटा एलसीएम का मान कितना हो गया, इधर आते ही एचसीएफ इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम पे सूत्र लगाया हमने, क्योंकि हमें एलसीएम ज्ञात करना था। ए का मान दिया हुआ है, बी का मान हमें दिया हुआ है, एचसीएफ हमने निकाल लिया। जब एचसीएफ हमने निकाल लिया तो हमें क्या याद करना था, एलसीएम। सूत्र में मान रखा, तो एलसीएम कितना है अपने पास 9696। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ये सूत्र आप याद रखना, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आप उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 देखिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो व्हाट्सएप पे आप कमेंट करके पता कर लेना। देखिए कि संख्या 6, 72 और 120 क्या दिया हुआ है हमें एग्जाम्पल 8 में। छः 72 120 का अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमें, एचसीएफ व एलसीएम हमें ज्ञात करना है। किससे करना है, अभाज्य गुणनफल विधि से। अब देखिए अभाज्य गुणनफल विधि हमने पढ़ी है। आंसर देखो इसका, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा इस पे क्या दिया गया है, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनफल विधि से। इस पे क्या दिया, अभाज्य गुणनफल विधि से एचसीएफ और एलसीएम दोनों के लिए कौन सी विधि यूज करनी है, अभाज्य गुणनफल विधि से हमें यह सवाल करना है। तो देखिए तीनों का अभाज्य गुणनफल विधि से हल करेंगे। 6 का करेंगे, 72 का करेंगे और 120 का करेंगे। तो सबसे छोटी 6 पे वह अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी होगी, इस पे 6 पे भाग जा रहा हो तो सबसे पहले आएगी 2, कितनी बार गया, 3 बार। और फिर 3 पे वो छोटी अभाज्य संख्या जिसपे 3 पे भाग जा रहा हो तो वो आएगी अपने पास 3। कितना बचा, 6 का अभाज्य गुणनफल क्या है अपने पास, 2 इंटू 3। 72 को देखो, 72 पे 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार। और 36 पे 2 का दिया, कितनी बार गया, 1 बार गया। और 1 बचा, 8 6 16, 2 16, कितनी बार गया, 2, कितना बचा, 9। 9 पे अब 2 का भाग नहीं जा रहा, तो इससे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी आएगी, 3। 3 का भाग 9 पे देखें कितनी बार गया, 3 बार। और 3 का भाग 3 पे दिया तो 1 बार। 72 का अभाज्य गुणनफल क्या है अपने पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 2, 3 बार 2 आ रहा है, 3 बार 2 ले लिया और 2 बार 3 आ रहा है, तो हमने 3 ले लिया। 120 पे चलो, 120 पे सबसे बाद छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देके देखते हैं, जाता है नहीं जाता, कितनी बार गया, 60 बार। फिर 2 का भाग देके देखते हैं, 30 बार। फिर 2 का भाग देके देखते हैं, कितनी बार गया। अब 15 पे देखते हैं, 2 का 2 हो गया, 2 का भाग नहीं जा रहा। अब 3 देखते हैं, 3 का भाग जा रहा है 15 पे, हाँ कितनी बार, 5 बार। अब 3 का भाग 5 पे जा रहा है, नहीं जा रहा। तो इससे बड़ी अभाज्य संख्या देखें कि 4 का नहीं जा रहा, 5 का, तो भैया 5 का जा रहा है कितनी बार, 1 बार। अब देखो 120 का अभाज्य गुणनफल 2 इंटू 2 इंटू
3 इंटू 5, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको देखो हम इसको लिखते हैं 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं हम 1 2 3, 2 की पावर इंटू 1 2, 3 की पावर 2। इधर चलो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इस पे देखो हमें क्या ज्ञात करना था, HCF। तो HCF देखो यहाँ पर HCF क्या होगा, अब HCF क्या होगा आपके पास, जो सबसे कम पावर होगी वही क्या होगा अपने पास HCF होगा। तो इनमें देखो सबसे 2 पे सबसे कम पावर कौन सी है, 2 की सबसे कम पावर कौन सी है 2। 3 पे सबसे कम पावर कौन सी है 3, और 5 की कोई पावर है नहीं इस पे तीनों पे। तो इस पे HCF क्या हो जाएगा आपके पास 6। HCF क्या हो गया आपके पास 6। कैसे पता किया हमने कि इनमें सबसे छोटी पावर कौन सी है 2 पे, तीनों पे 2 मिल रहा है, तीनों संख्याओं में, तो सबसे छोटी पावर 2। तीनों पे 3 मिल रहा है तो सबसे छोटी पावर 3, और 5 मिल ही नहीं रहा तो 5 को हम वहीं छोड़ देंगे, तो एक मिल गया 2 और दूसरा 3। तो HCF कितना है आपके पास 6। अब LCM देखो, LCM क्या करना है हमें, जो सबसे बड़ी पावर हो, सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ इन तीनों में, 2 की पावर में 2 की पावर 3 इंटू इन तीनों में सबसे बड़ी पावर कौन सी है 3 पे 3 की पावर 2 इंटू 5 में केवल एक ही है तो ये 5 का 5। HCF पे तो आपको वो पावर लेनी है जो सबसे छोटी हो। इन तीनों में संख्या भी मिलनी चाहिए, तीनों मिल रहे हैं, 2 मिल रहा है तो सबसे छोटी पावर 2। इस पे तीनों में 3 मिल रहे हैं तो इसमें सबसे छोटी पावर 3, और इन तीनों में क्या मिल रहा है 5 नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पर 5 होता फिर भी हमें इनमें से पावर नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 6 पे भी तीसरी संख्या में भी 5 मिलना चाहिए था। तो अपने यहाँ पर HCF कितना है अपने पास 6। LCM की तरफ चलें तो सबसे बड़ी पावर कौन से तीनों में मिल रहा है LCM में ये सिस्टम है कि मिले नहीं मिले, लेकिन जो सबसे बड़ी पावर है वो लेना है हमें। इन संख्या में 2 की पावर 3 सबसे बड़ी, तीसरी में 2 की पावर 2, इसमें मिले नहीं मिले लेकिन वो संख्या हमें लेना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 की पावर नहीं है, इसमें 5 की पावर नहीं है, इसमें 5 की पावर नहीं है, तो 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है 5। तो वो कह के हमने 5 की पावर 5 ले लिया। LCM कितना है इसका देखिए कि 5 3 इंटू 3 कितना होता है 9, तो 5 इंटू 9 45 और 2 की पावर 8 3 कितना होता है 8, तो 45 इंटू 8 कितना हुआ देखें, 40 की 80 लगा 4, 32 4 36 कितना आया 360। कितना आया आपके पास LCM कितना आया 360। LCM कितना है इसका 360। देखिए कैसे आया। और एक बार फिर नोटिस बता देता हूँ मैं आपको, किससे करना था, अभाज्य गुणनफल विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। किससे, अभाज्य गुणनफल विधि से। इससे पहले जो उदाहरण देखा था उस पर क्या बोला था कि अभाज्य गुणनफल विधि से क्या ज्ञात की थी HCF फिर LCM ज्ञात की। उस पर क्या लगा था फिर, लेकिन उस पर LCM नहीं दिया हुआ था कि आपको LCM भी अभाज्य गुणनफल विधि से करना है। इस पर क्या दिया है, अभाज्य गुणनफल विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है, लेकिन उस पर क्या दिया था, अभाज्य गुणनफल विधि से HCF और LCM फिर LCM ज्ञात कीजिए। तो इस पर देखिए, अगर आप अभाज्य गुणनफल विधि से HCF ज्ञात करके फिर LCM ज्ञात करने या LCM ज्ञात करके फिर HCF ज्ञात करते हैं, वो सूत्र द्वारा जो हमें सूत्र दिया हुआ था कि LCM इंटू HCF बराबर, जो सूत्र दिया हुआ था उससे अगर आप LCM या HCF या A या B निकालते हैं तो वो केवल 2 संख्याओं के लिए ही लागू होता है। जैसे अपने पास A इंटू B होना चाहिए, उसमें C का मान होना चाहिए। अगर 3 संख्या आती हैं तो हमें HCF और LCM किससे ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनफल विधि से ही ज्ञात करना है। उससे हम वह जो सूत्र था उससे हम HCF या LCM ज्ञात नहीं कर सकते, केवल 2 संख्या के लिए ही वो सूत्र लागू होगा। ठीक है, अगर 2 संख्या का HCF ज्ञात करना है, हमें LCM ज्ञात करना है तो हम उस सूत्र को यूज में ले सकते हैं। अगर 2 से अधिक संख्या का हमें HCF LCM ज्ञात करना है तो हम कौन सी विधि लेंगे, अभाज्य गुणनफल विधि का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, देख लेना आप। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।